ओके दोस्तों, तो वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पहले बेसिकली हम लोग थोड़ा सा थ्योरी करेंगे। तो एक बार मैं चालू करने के पहले प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जो कि अच्छे से आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा नोट्स बनाने का मौका मिल जाए। एंड ये वाला थ्योरी पार्ट बेसिकली मैं पहले से लिख रखा हूं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अच्छा सॉलिड्स किसको बोलते हैं? तो सॉलिड्स जो है वो बेसिकली एक स्टेट ऑफ मैटर है, और वो स्टेट ऑफ मैटर है जहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, या कंस्टिट्यूएंट के बीच में अगर मान लो एटम से भी बने हुए हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो दैट इज अ वेरी वेरी हाई, एंड वो इतना ज्यादा हाई है दैट मे बी इवन अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो। ठीक है, एंड बेसिकली इनका हमारा एक डेफिनेट शेप और साइज दोनों हमारा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो कंस्टिट्यूएंट्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड स्टेट। तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या है? पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली हमारा मूव नहीं कर सकता है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेंसिटी जनरली लिक्विड और गैस से तो हमारा हायर ही होता है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग देयर आर वेरी लाइट सॉलिड्स, देयर आर रैदर एक्सेप्शंस देयर आर नॉर्म। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे दे हैव वेरी हाई डेंसिटी and they have normally a very high and sharp melting point. ठीक है, especially about the true solids. ठीक है, and वो जो melting point है that depends upon the intermolecular force, the strength of the intermolecular force. compress करना मुश्किल रहता है, डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, यानी मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना जो है वो हमारा काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेजर फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो जनरली कम होते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी के अंदर मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है दैट इज द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट में हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो सॉलिड्स को हम एनकाउंटर करते हैं उसको दो टाइप के होते हैं। पहला जो होते हैं वो है ट्रू टाइप ऑफ सॉलिड्स that we are interested in this chapter. They are called the crystalline solids. वो solids जो है वो हमारा crystalline होते हैं। और दूसरा एक टाइप का solid होते हैं जो कि नॉन क्रिस्टलाइन solids है, जिनको हम amorphous solid भी बोलते हैं। amorphous solids जो है वो एक्चुअल में solids नहीं होते हैं, उसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत ज्यादा स्लोली ही सही वो हमारा फ्लो तो डेफिनेटली करता है। तो बेसिकली दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड फ्लूइड्स और दी स्यूडो सॉलिड्स। अगर एक ग्लास का रॉड को बहुत दिन तक रख दिया जाए, ग्लास जो है वो अमॉर्फस है, तो एक्चुअल में ड्यू टू ग्रेविटी हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर अ सब्सटेंशियल लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा पतला हो गया है और नीचे वाला हिस्सा हमारा हल्का सा मोटा हो गया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंस इतना कम होता है जो नेकेड आई से उसको हम देख ही नहीं पाएंगे, बट ये जो माइल्ड सा वेरिएशन है वो ऑब्जर्व तो हमारा हमेशा ही ऑब्जर्वेबल जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट पे तो रहने ही वाला है। तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में मेन डिफरेंस क्या है? जब मैं सॉलिड बोलूंगा तो अब से हम ट्रू सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हम बातचीत करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है दे हैव अ रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिक फॉर्म। बेसिकली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक फिक्स तरीके से अपने आप को अरेंज करता है इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। तो ओवरऑल अमॉर्फस सॉलिड्स का भी कोई डेफिनेट शेप या हमारा कोई ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ हाई एंड अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी शार्प एंड इट इज जनरली वेरी हाई। जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है, अगर हम ग्लास के बारे में देखेंगे तो ग्लास जो है उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो बेसिकली हमारा एक जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो amorphous solids don't have a definite melting point
ठीक है, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज। ठीक है, नाउ क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प है तो इसका एक डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, जो हमारा एमोर्फस के केसेस में मिसिंग होंगे। इट डजंट हैव अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे दे आर जनरली वेरी रिजिड एंड इनकॉम्प्रेसिबल। ऑन द अदर हैंड जो हमारा एमोर्फस सॉलिड्स होंगे दे आर जनरली लेस रिजिड एंड मच मोर कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, हमेशा कॉम्प्रेसिबल होगा जरूरी नहीं है, ग्लास इज वेरी इनकॉम्प्रेसिबल, बट जनरली दे आर कॉम्प्रेसिबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। जो अगर हम कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हैं तो इन दैट केस वो क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर एक प्लेन बना के दो स्मूथ सरफेस में हमारा हमेशा टूटता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं एमोर्फस सॉलिड को तोड़ूंगा तो उसका जो क्लीवेज होगा वो हमारा एक इरेगुलर शेप का नॉन स्मूथ प्लेन में कन्वर्ट होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कॉल्ड द क्लीवेज प्रॉपर्टी। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ये वाला प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल is always anisotropic. In the macroscopic level they are isotropic, they appear to be isotropic। हर डायरेक्शन में हमें सिमिलैरिटी नजर आएगा क्योंकि बहुत सारे हमारा जो कंस्टिट्यूएंट इकट्ठा हो जाने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद उसका जो अलग अलग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है वो देखना हम मिस कर डालेंगे। बट इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल दे आर actually anisotropic. Amorphous solids, because they don't have a regular shape or size, ठीक है, randomly हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट है, तो they are basically isotropic in nature। ठीक है, मैक्रो लेवल पे भी थोड़ा बहुत एनाइसोट्रोपिज्म तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्जर्वेबल होगा, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे amorphous solids are completely isotropic in nature। ठीक है, so these are the basic difference। example में इस quartz, diamond, alloy, all crystals, and the amorphous solids जो है वो rubber, plastic, etc. are the case of amorphous solids। now basically depending upon how what are the constituent and what is the intermolecular force, हम ये पूरा क्रिस्टल के सिस्टम को 4 फंडामेंटल पार्ट में तोड़ेंगे। पहला जो है वो है मेरा आयनिक सॉलिड, जहां पर कंस्टिट्यूएंट जो होंगे वो होंगे हमारा कैटायंस और एनायंस। ठीक है, कैटायंस का एग्जांपल जो है वो बेसिकली मान लो NaCl ले लो। ठीक है, आयनिक सॉलिड में Na+ का कैटायन है और Cl- का एनायन है। दे आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, एंड आयनिक सॉलिड्स का जो उनके बीच में जो बॉन्ड होल्डिंग फोर्स है दैट इज द आयन आयन इंटरेक्शन और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम्बिक अट्रैक्शन जो है वो हमारा मेन होल्डिंग फोर्सेस है। दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, देख सकते हो नमक का छोटे छोटे चूर बनते हैं। दे आर वेरी हार्ड, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होगा, बट जो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में दे आर कंडक्टिंग as the cations and anions are now free to move। The next one is the molecular solid, जहां पे molecules हमारा constituent है, वहां पे dispersion force या London forces, dipole-dipole interaction और the hydrogen bonding is the basic holding forces। Based on that उसको हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है क्योंकि मेरे पास और लिखने की जगह नहीं थी। अगर डिस्पर्शन या लंडन फोर्स काम कर रहा है तो दैट इज द केस ऑफ नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल हीलियम एंड आर्गन। पोलर जहां पे हमारा
जो फोर्सेस है वो बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, केस इन पॉइंट HCl एंड SO2। एंड जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर रीच कर जाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड केसेस लाइक वाटर, अमोनिया और अल्कोहल। वाटर मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आइस, द सॉलिड अमोनिया और द सॉलिड अल्कोहल। In that cases, the hydrogen bonding is a basic constituent intermolecular force. Molecular solids comparatively softer होते हैं, ठीक है, and they have the low melting point, ठीक है, and they are always insulator क्योंकि proper molecules है तो they act as proper insulators in this case. Another is network of the covalent solids. वो सारे solids जहां पे constituent या तो atom है या तो मॉलिक्यूल्स है और बहुत सारे एटम्स आपस में या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हमारा जाइंट नेटवर्क बनाता है। फॉर एग्जांपल डायमंड, फॉर एग्जांपल ALN, ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे नेटवर्क्स बनते हैं, या SiO2, ठीक है। So covalent bonded atoms or molecules are the basic constituent. यहां पर जो intermolecular force है, that is basically a covalent bond. They are perfectly insulators generally. We have an exception over here. The position of graphite is a very controversial one. क्योंकि ग्राफाइट actually conduct करता है और वहां पर जो मेन कंस्टिट्यूएंट फोर्स है वो कोवेलेंट फोर्स है। बट ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं एक जो है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्राफाइट इज एक्चुअली कंडक्टिंग, बट जनरली ऑल अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है, एंड दे आर वेरी हार्ड, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लास्ट द मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में जो फोर्स काम करता है दे आर मेटालिक फोर्सेस, मेटालिक बॉन्ड्स। एंड मेटालिक बॉन्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। जो हमारा कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है दे आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। दे हैव अ मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस, ठीक है। इट इज बिट वेरिएबल ऑल्सो, सम आर रियली सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, दे आर रियली सॉफ्ट एंड जनरली मेल्टिंग पॉइंट तो थोड़ा हायर होता ही है इसका, ठीक है। एंड दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, जनरली दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, जनरली नॉट ब्रिटल। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, एंड दे आर वेरी कंडक्टिंग इन नेचर क्योंकि इसमें हमारा कर्नल के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो आसानी से हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। बेसिकली वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन ओशन होता है। एंड फॉर एग्जांपल सोडियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन, दे आर ऑल द टाइप एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। सो दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द सॉलिड स्टेट, ठीक है। हम जो है उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अमोर्फस वाले पार्ट पे। वी विल डायरेक्टली गो इनटू द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। अब उसके बारे में चर्चाएं हम देखते हैं, ओके दोस्तों। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। क्रिस्टल जो होते हैं वो बेसिकली हमारा एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। एंड जो कॉमनली ऑब्जर्व सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, जो सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, दैट इज द क्यूबिक क्रिस्टल्स, यानी द क्रिस्टल्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ सिमेट्री बोल के एक चीज होती है जो ये ऑब्जर्व किया गया है, जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो सारे के सारे जो क्यूबिक क्रिस्टल्स है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिमेट्रीज जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक क्यूब के अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्रीज एग्जिस्ट करता है और उन सबको हम साथ में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। उसको लेकर हमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग के दही नहीं करना है। मोटे मोटे तौर पे एक बेसिक बातें मैं समझा देता हूं। पहला जो है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक क्यूब है तो वो वाले क्यूब में अगर मैं सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में देखूं एक बार
तो ध्यान देना एक बार, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री में बना रहा हूं, सपोज करो इट इज अ क्यूब, ठीक है। नाउ अब अगर मान लो मैं एक प्लेन बनाता हूं जो कि मेरा ये दोनों फेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वाला फेस जो है वो हमारा क्यूब को दो पार्ट पर डिवाइड करेगा और यहां पर ये क्यूब को सिमेट्रिकली तोड़ने वाला है। सो ये वाला प्लेन जो मैंने ड्रॉ किया हूं, दैट कैन बी कॉल्ड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक क्यूब में अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस के बारे में सोचूं तो मेरे पास तीन तो इस प्रकार के प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। वो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं उसको, दैट इज बेसिकली अलोंग द एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। इसके अलावा 6 और हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसके अंदर एक में दिखाता हूं, उसको हमारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जो मान लो अगर हम इस प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करें, सो दिस इज बेसिकली अ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसे 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल समझ सकते हो तुम, एक ऐसा, ये दो हमारा 2 हो गया, एक इन दोनों को कंसीडर करते हुए, एक इन दोनों को कंसीडर करते हुए ये हमारे पास हो जाएंगे, और 2 4, और इसके अलावा जो है ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले, यहां पे साइड वाले, यहां पर हमारे पास टोटल 6 इस प्रकार का डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, एक्सिस के पहले एक ऑब्वियस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पहले जान लो, दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यूब के सेंटर के अबाउट हमेशा हमारा सिमेट्री जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, और सेंटर के अलोंग मैं क्यूब को कितने बार भी घुमा लूं, कैसे भी घुमा लूं, क्यूब के अंदर जो सिमेट्री है वो परफेक्टली हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए क्यूब का सेंटर को हम इन्वर्जन सेंटर्स भी बोलते हैं, यानी सेंटर को हिंज करते हुए एक क्यूब को तुम किसी भी एंगल से देखो, किसी भी एंगल पे ओरिएंट करो, सिमेट्री जो है वो हमारे डिस्टॉर्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देयर आर टोटल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके अंदर 3 जो है वो होते हैं हमारा 4 फोल्ड सिमेट्री। 4 फोल्ड सिमेट्री का मतलब जो है वो क्या है, जितना फोल्ड बोलेगा 360 को उतने नंबर से डिवाइड करो, यानी 360 को 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास 90। तो हर 90 डिग्री का रोटेशन हमें सेम स्ट्रक्चर जो है वो हमें रिपीट करके देने वाला है, ठीक है। यानी ऑब्जर्व द केस, अगर मान लो मैं सेंटर के थ्रू पास करता हुआ, मैं मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, तो एक्स एक्सिस के अबाउट में अगर 90 डिग्री घुमाता हूं तो यही वाला स्ट्रक्चर ऑब्वियसली अपने आप को रिपीट करेगा। दूसरा जो है वो है वाई एक्सिस, और तीसरा जो है वो है मेरा जेड एक्सिस। तो एक्स, वाई और जेड के अबाउट अगर मैं टोटल घुमाता हूं 90 डिग्रीज में, तो वो स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये 3 जो है वो है मेरा 4 फोल्ड सिमेट्री। हमारे पास है 4 3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। हमारे पास जो है वो है हमारा 4 3 फोल्ड सिमेट्री। 3 फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझो। 120 डिग्री घुमाने पर अपने आप को रिपीट करेगा। तो 120 डिग्री घुमाने पर रिपीट करने वाले ऐसे हमारे 4 एक्सिस होने वाले हैं, और जो हमारा टोटल 2 फोल्ड सिमेट्री यानी 180 डिग्री घुमाने पर अपने आप को रिपीट करेगा, ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा 6 होने वाला है। थिंक अबाउट इट, कहां कहां पर वो एग्जिस्ट करेगा, काफी आसान है समझ पाना। अगर तुम रोटेशन को ढंग से समझ जाओगे तो ये तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा। जो हमारा
प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, वो हमारा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। सो ऐसे कोई भी एक क्यूब के जो क्रिस्टल है उस पे टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारा एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, राइट। नाउ कुछ बेसिक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पहले अब हम लोग बहुत देर से बोल रहे हैं क्रिस्टल क्रिस्टल। क्रिस्टल हमारा होता क्या है? इट इज अ होमोजीनियस पोर्शन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस made by the regular pattern of structural units bonded by plane surface making definite angles of each other। यानी क्रिस्टल हमारा, देखो बेसिकली कोई भी सॉलिड नेटवर्क जो होता है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इनफाइनाइट तक तो हम लेते नहीं है, उसका एक पोर्शन लेते हैं। तो वो जो हमारा पोर्शन होता है वो पोर्शन का डेफिनेट प्लेन सरफेसेस हमारा एग्जिस्ट करता है और उन सारे प्लेन्स के बीच में एक डेफिनेट एंगल्स होता है। वो वाला पार्ट जो होता है दैट इज कंप्लीटली होमोजीनियस इन नेचर, उस चीज को हम बोलते हैं एक क्रिस्टल। ठीक है। नमक का एक दाना बेसिकली एक क्रिस्टल है। ठीक है, नमक का एक दाना जो है वो बेसिकली हमारा एक क्रिस्टल है। वो खाली आंखों से तुम्हें दिख नहीं रहा है, पॉइंट जैसे नजर आ रहा है। अगर तुम उसको कोई माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो उसके जो प्रॉपर हमारा फेसेस वगैरह है, प्लेन्स वगैरह है, वो हमें दिखना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेस लैटिस। जब हम कोई भी एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे तो जो हमारा 3D स्पेस है उस 3D स्पेस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स है, constituent may be an atom, may be a molecule, may be an ion, may be a group of like atoms or molecules. It can be anything like this. ठीक है, जिनको हम बेसिस भी बोलते हैं। वो कुछ डेफिनेट अरेंजमेंट पे हमारा अरेंज्ड होते हैं इन 3D स्पेस। ये पूरा चीज को हम बोलते हैं लैटिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोर्ड पे एक प्रोजेक्शन ही लिया हूं। ये वो पॉइंट्स है जहां पर हमारा बेसिस जो है वो हमारा एंटर करने वाला है। तो ये जो मैंने गोला बनाया हूं, ये गोले को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। और जहां पर जब वहां पर बेसिस जाके एंटर करेगा तो दो चीज हमारा बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड अ लैटिस। ठीक है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं खाली जगह, दे आर द लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स पे जब बेसिस या कंस्टिट्यूएंट हमारा एंटर करेगा तो वो जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड अ स्पेस लैटिस। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो क्रिस्टल्स है उसको अगर मैं फर्दर स्टडी करता हूं तो फर्दर स्टडी से हमें मालूम पड़ता है जो बेसिकली कोई भी क्रिस्टल जो है वो हमारा फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक रिपीटिंग यूनिट से बनता है। जो रिपीटिंग यूनिट बार बार कंट्रोल भी अगर हम करते रहेंगे विद अ फिक्स्ड पैटर्न, तब जाके हमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमें मिलता है। और वो वाला जो रिपीटिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल का जो प्लेन सरफेस है उसको हम बोलते हैं फेस। ठीक है, दो फेस जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पे बेसिकली एक लाइन बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एन एज। एंड जो हमारा दो इंटरसेक्टिंग फेसेस है उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द 2D अरेंजमेंट एंड देन वी मूव टू द 3D अरेंजमेंट्स। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले 2D अरेंजमेंट के बारे में देखो। 2D में जितने भी यूनिट सेल्स होंगे वो हमारे अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम्स होंगे। एंड एक पैरेललोग्राम पे जो हमारा बेसिक कैरेक्टराइजेशन होता है वो हमारा किस किस चीज के बेसिस में होते हैं, दोनों एज के साइड का लेंथ ए और बी और उन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है दैट एंगल इक्वल्स टू थीटा। सो दैट इज द बेसिक कैरेक्टराइजेशन
ऑफ द 2D अरेंजमेंट यूनिट सेल। दुनिया में जितने भी 2D अरेंजमेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स। स्पेशल केसेस अगर a इक्वल्स टू b हमारा हो लेकिन थीटा हमारा 90 डिग्री नहीं हो तो वो हमारा एक रोम्बिक अरेंजमेंट है, और अगर a नॉट इक्वल्स टू b हो बट थीटा हमारा 90 डिग्री हो दैट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एंड अगर a इक्वल्स टू b हो और थीटा हमारा 90 डिग्री हो देन दैट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर अरेंजमेंट। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है रेक्टेंगुलर इज वेरी वेरी रेयर। बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रोम्बिक एंड द स्क्वायर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये वाला अरेंजमेंट के बारे में देखो। मान लो जो हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम्स है उसको अगर मैं डिस्क की तरह कंसीडर करूं और यहां पर अगर हम इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है, मैं दो ही लेयर दिखा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर साफ साफ हम ध्यान दे सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। यहां पर एंगल जो है दैट इज डेफिनेटली 90 डिग्री, और अगर मैं इसका रेडियस को r बोलता हूं तो ये वाला लेंथ हमारा a है और ये वाला लेंथ जो है वो हमारा a है। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा हमारा 90 डिग्री है और a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2r है। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर यूनिट सेल। दिस इज द smallest repeating unit. This is the square unit cell. And another type of arrangement that is possible in a 2D, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, सो ये है मेरा पहला लेयर और मेरा अगला लेयर जो है वो मेरा इस तरीके से बना हुआ है, एंड फिर यहां पर अगला लेयर इस तरीके से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमारा लेयर बाय लेयर जो है वो हमारा चलता रहेगा। और यहां पर अगर मैं यूनिट सेल को कंसीडर करूं तो इन चारों का सेंटर को मैं जोड़ लूं, इन चारों का सेंटर जो है वो मैं जोड़ लूं, तो यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इसका रेडियस को r बोलता हूं तो ये भी मेरा a है, ये भी मेरा a है, बट यहां पर जो एंगल है दैट इज बी 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बाय द वे 60 डिग्री अगर मैं बोलता हूं तो 120 डिग्री इज परफेक्टली फाइन। आई हैव नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट, ठीक है, आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट, ठीक है, क्योंकि तुम यही वाला एंगल क्यों ले रहे हो, दूसरा वाला एंगल भी ले सकते हो। एंड a इक्वल्स टू b दैट इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द रोम्बिक। अच्छा, रोम्बिक का एक दूसरा नाम है, इसको हम लोग हेक्सागोनल के नाम से भी जानते हैं। कैसे, देखो, ध्यान दो, let me draw one more layer, ठीक है, let me draw one more layer हमारे बेनिफिट के लिए। Now if we see, एंड ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर एंगल्स जो है वहां पर अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेटली थीटा जो है दैट थीटा अगर हम ध्यान दें will come out to be 120 degree. So this is called a rhombic or hexagonal unit cell. तो इन केस ऑफ 2D मामला जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्लियर है, ठीक है, इट्स रम्बस इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है।
यहां पर जो हम लोग है हेक्सागन को ऑब्वियसली बात है देख सकते हो, तुम 3 रंबस में भी सोच सकते हो, ये एक, ये दूसरा, एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारा तीसरा डिवाइड हो गया। यहां पे दोनों नाम जो है वो हमारा संभव है। तो 2D में हमारा फंडामेंटली ये दोनों अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, वन इज द स्क्वायर एंड अनदर वन इज द rhombic unit cell. Now let's move on to the 3D arrangement. Okay दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा सा 3D अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे 2D में हमने बोले थे जो सब कुछ जो होता है वो बेसिकली एक पैरेललोग्राम होता है, तो वैसे ही यहां पर सब कुछ होता है एक पैरेललोपाइप। ठीक है, एंड एक पैरेललोग्राफ को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें 6 क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज है जो कोई एक क्रिस्टल को पूरी तरीके से डिफाइन करता है। तो वो 6 क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज जो है वो तुम लोग देख सकते हो यहां पर, जो दिस इज अ पैरेललोपाइप, जो देख के लग नहीं रहा है पर है, और उनके जो साइड लेंथ्स है दे आर ए बी सी। ए और बी साइड के बीच का जो एंगल है दैट इज गामा, बी एंड सी के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा, एंड ए और सी के बीच में जो हमारा एंगल है दैट इज इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, नाउ जब 3D क्रिस्टल्स असली में सामने आया तो लोग जो है अलग अलग टाइप्स के हमारा जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है उसको ढूंढने का ट्राई किया। ठीक है, तो लोगों ने सबसे पहले जो चीज ऑब्जर्व किया दैट इज जो हमारा अरेंजमेंट है वो डिपेंडिंग अपॉन पैरेललोपाइप के क्रिस्टलोग्राफिक प्रॉपर्टीज टोटल 7 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल लोगों को दिखा। जो नेचर में असली में एग्जिस्ट किया वैसे लोगों को 7 पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे मिले, एंड बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव यूनिट सेल अलग 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमारा डिफाइन हुआ है, और 14 ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है यूनिट सेल वो लोगों को टोटल ढूंढने पे मिला है। इन 14 को हम बोलते हैं ब्रेवाइस लैटाइस सिस्टम। तो बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिफाइन कर देते हैं। वो यूनिट सेल जहां पे जो लैटाइस पॉइंट्स हैं वो हमारा केवल और केवल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब है। दिस इज द मोस्ट सिंपल पॉसिबल अरेंजमेंट, इसलिए इसको सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, यहां पे बेसिकली क्या है, हमारा जो लैटाइस पॉइंट्स है वो केवल और केवल हमारा कॉर्नर पे ही एग्जिस्ट करता है और कोई जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, राइट। सो जो 7 पॉसिबल लोगों को प्रिमिटिव यूनिट सेल मिला डिपेंडिंग अपॉन ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा, टोटल 7 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज सामने आए लोगों का। तो सबसे पहले जो है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या है, जो तीनों साइड ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो और अल्फा बीटा गामा तीनों जो है वो हमारा 90 डिग्री हो, यानी ऑल फेस ऑफ अ पैरेललोपाइप इज बेसिकली अ स्क्वायर, यानी बेसिकली इट्स अ क्यूब। ठीक है, सेकेंड जो लोगों को मिला दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है, बट अल्फा बीटा गामा तीनों हमारा 90 डिग्री है, यानी इट्स अ प्रॉपर क्यूबॉइड जहां पे हर फेस एक रेक्टेंगल है। थर्ड इज टेट्रागोनल, जहां पे ए और बी तो इक्वल है, जहां पे लेकिन सी जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गामा तीनों जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम ध्यान दें 2 फेस हमारा स्क्वायर होंगे और बाकी 4 फेस जो होंगे वो हमारा रेक्टेंगल होंगे, राइट। फोर्थ इज अ मोनोक्लिनिक, जहां पे ए बी सी तीनों हमारा इक्वल नहीं है, 2 एंगल आपस में 90 डिग्री है, लेकिन जो तीसरा एंगल है दैट तीसरा एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एक फेस 2 फेस जो है वो हमारा प्रॉपर पैरेललोग्राम्स है और बाकी फेसेस जो है दे आर रेक्टेंगल्स इन नेचर। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल,
जहां पे ए बी सी तीनों हमारा इक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होने के बावजूद वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो हर फेस एक रंबस है और छियों के छियों फेस एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, जहां पे ए बी सी हमारा तीनों इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों भी आपस में इक्वल या फिर 90 डिग्री जो है वो हमारा नहीं है। इट्स अ प्रॉपर पैरेललोपाइप, इट्स अ प्रॉपर पैरेललोपाइप। इसका और फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो तो हमारा संभव ही नहीं है। एंड लास्ट इज हेक्सागोनल प्रिमिटिव, जहां पर जो हमारा ए बी सी जो है उसके अंदर ए और बी इक्वल है, लेकिन सी जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। और अल्फा और बीटा तो हमारा 90 डिग्री है, लेकिन गामा जो है वो हमारा 90 डिग्री नहीं है। लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, सर ये क्या वाहियात बात है, यहां पर आपको पैरेललोग्राम कहां पर दिख गया है? बट इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, बेसिकली देयर आर सम पैरेललोपाइप्स। इफ यू सी, जो यहां पर इसको ड्रॉ करो और इसके पैरेलल इसको ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करो, और यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसके नीचे अगर हम ड्रॉ कर लें, इसके नीचे अगर हम ड्रॉ कर लें, तो दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोपाइप। इफ यू कैन क्लियरली सी, यहां पर ये दोनों साइड लेंथ्स जो है वो हमारे इक्वल है, क्योंकि ये एक रेगुलर हमारा हेक्सागन है। ये दोनों साइड लेंथ्स हमारा इक्वल है। थर्ड साइड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ। बाकी जो ये दोनों एंगल है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इफ वी सी, दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ठीक है। सो हेक्सागोनल प्रिमिटिव जो है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ पैरेललोपाइप है। इट्स अ स्पेशल केस जहां पे ए और बी हमारा इक्वल है, बट थर्ड साइड हमारा इक्वल नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों 90 है, गामा जो है वो हमारा 120 डिग्री है। ठीक है। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल लोगों को ये 7 प्रकार के नजर आए सबसे पहले, बट लोग जब फर्दर और क्रिस्टल्स का सामना किया तब लोगों को मालूम पड़ा जो अरेंजमेंट जो है वो हमेशा प्रिमिटिव होना जरूरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है जो हमारा लैटाइस पॉइंट्स है वो केवल और केवल हमारा कॉर्नर्स में ही हो। बहुत सारे टाइम पे कॉर्नर के अलावा और डिफरेंट जगह पर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नाउ फिर लोगों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे 3 नेचुरली ऑकरिंग सेंटर्ड यूनिट सेल्स मिला। पहला है बॉडी सेंटर्ड, दूसरा है फेस सेंटर्ड और तीसरा है एंड सेंटर्ड। ठीक है। ये चारों जो है नेचुरली ऑकरिंग है, यानी प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये 4 नेचुरली ऑकरिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है। व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड? जो लैटाइस पॉइंट्स है वो 8 कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी लाई करेगा एक लैटाइस पॉइंट। यानी अगर मैं एटम्स को सेट कर रहा हूं तो 8 एटम हमारे कॉर्नर पे जाएंगे, और जो एक एटम है वो हमारा जहां पे बॉडी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा, यानी बॉडी सेंटर पे हमारा एक एटम होने वाला है। ठीक है। राइट। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड। यहां पे 8 कॉर्नर्स के साथ साथ जो एटम्स है वो 8 एटम्स हमारा जो 8 एटम्स है वो कॉर्नर पे जाने के साथ साथ बाकी जो 6 हमारे पास फेसेस है, टोटल 6, उन 6 के सेंटर पर भी हमारा जो लैटाइस पॉइंट्स है वो हमारा लाई करेगा। दैट इज कॉल्ड द फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का एक स्पेशल केस है एंड सेंटर्ड, जहां पर जो है 8 कॉर्नर पे तो लाई करेगा ही करेगा, और केवल 2 ऑपोजिट फेस के सामने ही हमारा जो लैटाइस पॉइंट्स है वो हमारा लाई करने वाला है। बाकी और किसी भी जगह पर लाई नहीं करेगा। बाकी चारों फेस जो है उस पर कोई लैटाइस पॉइंट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी तक हमने क्या देख लिए हैं? पहली बात, जो जितने भी यूनिट सेल्स है वो सारे पैरेललोपाइप के वेरिएशंस है। तो सबसे पहले लोगों ने एकदम बेसिक अरेंजमेंट को ढूंढे, दैट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव अरेंजमेंट और द प्रिमिटिव यूनिट सेल।
प्रिमिटिव यूनिट सेल में बेसिकली क्या है हमारा, जहां पर केवल और केवल अगर हम ध्यान दें जो कॉर्नर्स पे ही हमारा लैटाइस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बाकी उसके अंदर जो है कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उस प्रिमिटिव के तलाश में लोगों को 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव जो है वो नजर आया है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। एंड विद द फर्दर इन्वेस्टिगेशन अरेंजमेंट्स के बारे में ना केवल प्रिमिटिव पॉसिबल है, साथ ही साथ हमारा जो सेंटर्ड जो अरेंजमेंट्स है वो भी हमारा पॉसिबल है। तो 3 पॉसिबल सेंटर्ड अरेंजमेंट्स नजर आया है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है। अच्छा, थियोरिटिकली स्पीकिंग टोटल 28 पॉसिबल लैटाइस सिस्टम पॉसिबल है। यहां पर 7, और इन 7 में हर किसी में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, थियोरिटिकली दे आर ऑल पॉसिबल। तो टोटल 28 डिफरेंट पॉसिबल लैटाइस मे बी गोइंग टू बी देयर, मे बी। बट फर्दर स्टडी ऑफ क्रिस्टल हमें यह मालूम करवाता है जो इन 28 में केवल 14 ही हमारा एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी 14 एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। एंड कौन से वाले लैटाइस सिस्टम में कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहला जो है दैट इज द क्यूबिक वन। ठीक है। और क्यूबिक में 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकता है। एक है सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव, एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी। एंड सेंटर्ड क्यूबिक कोई भी नेचुरली ऑकरिंग लैटाइस में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। सो एग्जांपल पे NaCl, ZnS यानी जिंक ब्लेंड और कॉपर, ये 3 जो है वो हमारा क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्यूबिक लैटाइस है। ठीक है। दूसरा जो है वो है मेरा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब क्या है, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, बट तीनों एंगल्स जो है वो हमारा 90 डिग्री हो। उसमें 2 ही चीज एग्जिस्ट करता है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। एग्जांपल SnO2, TiO2, व्हाइट टिन। ठीक है, व्हाइट एसिड। थर्ड ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक मतलब क्या होता है हमारा, जहां पे तीनों प्रॉपर हमारा क्यूबॉइड हो, प्रॉपर जो है वो हमारा क्यूबॉइड हो। ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा जो है वो तीनों हमारा 90 डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ऑर्थोरॉम्बिक ऐसा केस है जहां पे चारों के चारों एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। एग्जांपल के तौर पे रोम्बिक सल्फर, BaSO4। हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में केवल और केवल एक ही हो सकता है, प्रिमिटिव, दैट इज अ ग्राफाइट, CdS एक्सेट्रा। फिफ्थ इज द रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, उसमें भी केवल एक ही होता है, प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक में 2 होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है एंड सेंटर्ड। एंड ट्राइक्लिनिक में भी एक ही होता है, दैट इज द प्रिमिटिव। एंड ये जो 7 सिस्टम है और उसके अंदर इंटरनली कितने होते हैं वो चीज हमें ढंग से मालूम होनी चाहिए, एंड तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे क्यूबिक और हेक्सागोनल में होने वाला है। बाकी सारे सिस्टम को लेकर हम कोई आगे फर्दर चर्चाएं नहीं करने वाले हैं। ओके।